देखिए स्टूडेंट, हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप फंडामेंटल, इसमें जो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं डिफिनीशन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 5 के अनुसार आपको हूबहू याद करना है। और मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ये तो आप हर किताब में अलग अलग है कि व्हेन टू और मोर पर्सन with a agreement ready to start a business and the profit of the business ready to distribute among them, that is called partnership. The business should be legal and तो इस तरह का जो कोई भी अलग अलग किताब में अलग अलग होगा, तो ये भी एक आपको याद कर देना है। और ये डिफिनीशन तो एक ही होगा हर बुक में, ठीक है। दूसरा फिर हम लोगों ने थ्योरी में क्या पढ़ा है वो मैं बता दूं कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ आपको नोटिस में बना लेना है। उसके बाद है कि एसेंशियल ऑफ ए गुड पार्टनरशिप। मतलब इसमें डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी इन डीलिंग, ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड, ट्रू एंड फेयर अकाउंट, रेंडरिंग ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन। हम लोग ये पढ़ लिए हैं कि आपस में म्यूचुअल विश्वास होना चाहिए, आपसी विश्वास होना चाहिए, ईमानदारी, डीलिंग में ईमानदारी होनी चाहिए, मतलब लेन देन में ईमानदारी होनी चाहिए, और पार्टनरशिप डीड का सम्मान करना चाहिए, ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड, ट्रू एंड फेयर अकाउंट, लेखांकन के जो भी कार्य हो वो सत्य पर आधारित होना चाहिए, साफ सुथरा अकाउंट होना चाहिए। तो ये अच्छे साझेदारी का एक हम लोग आवश्यक तत्व पढ़ लिए हैं। हम लोग एक LLP भी पढ़े हैं, LLP पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ये तो बता चुके हैं कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, इसमें नंबर होता है लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, यह पढ़ चुके हैं। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। और ये जनरल पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। ये सब आप समझ लिए हैं। फिर है कि पार्टनरशिप डीड, के बारे में भी डिस्कस किए हैं हम लोग। इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है।
हम लोग ऑलरेडी कुछ डिस्कस किए हैं कि राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, मतलब अधिकार और कर्तव्य, साझेदारों का अधिकार और कर्तव्य, बुक्स देखने का अधिकार, काम करने का अधिकार, पूंजी पर ब्याज अगर मिलता है तो उसे पाने का अधिकार, अवकाश ग्रहण पाने का अधिकार, ये अधिकार है। और ड्यूटीज में उत्तरदायित्व तो होता है, इसको हम कर्तव्य भी कहते हैं। तो कर्तव्य में क्या है कि साझेदारी संलेख का पालन करना, ईमानदारी से डीलिंग करना, उसके बाद अपने ड्यूटी, व्यापार के अगेंस्ट कोई व्यापार न करना, व्यापार के सीक्रेट बातों को किसी और को डिस्क्लोज नहीं करना, माने कर्तव्यों का निर्वहन करना। उसके बाद एक हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और पढ़े हैं कि इन ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स अप्लीकेबल। साझेदारी संलेख यदि न हो, ये जैसे साझेदारी संलेख की बात यहाँ किए थे, पार्टनरशिप डीड, ये तो पार्टनरशिप डीड यदि न हो तो हमको क्या करना चाहिए। इसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगी, किसी साझेदार के आहरण पर ब्याज नहीं ली जाएगी, किसी भी साझेदार को कितना भी काम करेगा तो न सैलरी दी जाएगी न कमीशन दी जाएगी। तो नहीं वाला पॉइंट बताए थे। उसके बाद कोई भी साझेदार फर्म को यदि ऋण देता है तो उसे 6% के दर से ब्याज मिलेगी, और साझेदारी संलेख अगर नहीं है तो प्रत्येक साझेदार लाभ का बंटवारा बराबर करेंगे, चाहे उनकी पूंजी किसी का बड़ा हो या किसी का छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत आसान है, ये सब पूछता है एग्जाम में। अब हम लोग थ्योरी में आ जाते हैं अभी तत्काल। अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखिए स्टूडेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, और दूसरा है इम्पोर्टेंट प्रोविजन, तो थोड़ा जानना जरूरी है। राइट एंड ड्यूटीज हो ही गया। अब हम लोग और भी अकाउंट्स है, अब हम लोग अकाउंट्स का क्लास में बात करेंगे जब हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको आज थ्योरी पार्ट के लिए आया हूँ, ये आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इम्पोर्टेंट प्रोविजन of the Indian Partnership Act, Indian Partnership Act। प्रोविजन क्या है? इंडियन पार्टनरशिप में कुछ प्रोविजन है, कुछ धाराएं होती हैं, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इसका आंसर हम लिख रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो, किसी भी साझेदार का जो एडमिशन होता है फर्म में, वो एक धारा है उसके अंतर्गत होता है, एक रूल्स के अंतर्गत होता है। साझेदारी अधिनियम में एक रूल्स है, इसके लिए सेक्शन 31 है, जो कहता है कि कोई भी साझेदार का एडमिशन बिना सभी साझेदारों के सहमति के नहीं हो सकता। तो यही कहता है, ये सेक्शन 31 कहता है कि किसी भी साझेदार का, साझेदारी फर्म बन जाती है, उसके बाद कभी नए साझेदार को भी हम लोग एडमिट करते हैं,
तो सेक्शन 1 कहता है 31 कहता है कि सभी साझेदार जब सहमत होंगे तभी किसी भी साझेदार को किसी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये सेक्शन 31 याद रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि साझेदारी में राइट है साझेदार का कि भाई हर साझेदार व्यापार में हिस्सा ले सकता है। तो इसमें भी सेक्शन 1 बताता है कि किस सेक्शन के आधार पर कोई साझेदार फर्म में हिस्सा लेता है, भाग लेता है। द पार्टिसिपेशन इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये है 12A। पार्टिसिपेशन इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखिए किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भाग कैसे ले सकता है, कैसे हिस्सा हाथ बटा सकता है, किस आधार पर, किस उसका कौन सा सेक्शन है जो आपको आज्ञा देता है। तो ये 12A है जो आपको किसी भी साझेदारी फर्म में कार्य करने का साझेदारों को अधिकार देता है। तीसरा है राइट ऑफ एसेस ऑफ बुक्स। बुक्स का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, लेखांकन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी पार्टनर देख सकता है, चेक कर सकता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन सा वो धाराएं हैं, कौन सा वो प्रोविज़न है जिसके अंतर्गत कोई साझेदार किसी भी साझेदारी में बुक्स ऑफ अकाउंट को देखता है, कौन सा सेक्शन है। तो ये सेक्शन है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं 12D, सेक्शन 12D। ये सेक्शन है जो किसी साझेदार को बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का परमिशन देता है, राइट देता है। एडमिशन ऑफ माइनर, एडमिशन ऑफ माइनर, नाबालिग भी साझेदार बन सकता है। आपको ये जानना है कि कोई भी नाबालिग जो 18 वर्ष से कम उम्र के इंसान है वो साझेदारी में पार्टनर बन सकता है। लेकिन ये कौन सा धारा है, साझेदारी अधिनियम 1932 के कौन से धारा है जो किसी नाबालिग को साझेदार बनने का परमिशन देता है। तो ये हमको समझना है। इसके लिए सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 किसी साझेदार को जो नाबालिग है उसे साझेदार बनने का परमिशन देता है। और ये भी इसके साथ ही बता दे कोई नाबालिग साझेदार बन सकता है तो नाबालिग साझेदार लाभ में ही सिर्फ हिस्सा लेता है, हानि में हिस्सा नहीं लेता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझ लेना है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, देखो कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर कर सकता है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत पार्टनर रिटायर कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी पार्टनर। लेकिन रिटायर करने का एक नियम होता है स्टूडेंट, कभी भी कोई पार्टनर रिटायर नहीं करता है। वर्ष के अंत में जब सभी बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो जाता है तो साझेदार चाहे तो सूचना देकर कि भाई ये ईयर तो समाप्त हो गया, इस वर्ष के बाद हम रिटायर कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जनवरी में रिटायर हो जाए, फरवरी में रिटायर, कभी भी मन कहे तो उसी समय तुरंत रिटायर हो जाए, नहीं। वो सूचना दे देता है कि इस वर्ष के अंत में हम रिटायर हो जाएंगे, अर्थात बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाएगा, देख लेंगे, हिसाब किताब हो जाएगी, फिर हम रिटायर कर सकते हैं। तो वह कौन सा सेक्शन है जो किसी साझेदार को यह राइट देता है, अधिकार देता है कि वो रिटायर कर सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 32 है। सेक्शन 32 ये रिटायर करने का परमिशन देता है। उसके बाद है डेथ ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, कभी कभी देखिए साझेदार की मृत्यु हो जाती है, साझेदार काम कर रहे हैं सब और उसमें से किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है।
तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट मृत्यु के समय उसको हिसाब किताब, फर्म तो डिजोल्व हो जाता है। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड में ये बातें लिखी हुई है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण डेथ के समय में साझेदारी फर्म को डिजोल्व कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बातें अगर है तो फिर डिजोल्व हो जाता है साझेदारी फर्म, समाप्त ही हो जाता है पूरा फर्म। तो ऐसी स्थिति में कौन सा सेक्शन है, जो ये 35 नंबर आपका सेक्शन है, ये स्टूडेंट याद करना है। ये आपका जीके भी है, हाई लेवल का थ्योरी है। अब इसमें कोई लो लेवल की बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप याद रखिएगा। अब आइए आगे। अब हम लोग आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख का महत्व क्या है? देखिए, साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें होती है, साझेदारी संलेख क्या है। देखो, साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक होता है और सभी साझेदारों की सहमति से बनाई जाती है ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। ये बात हम बता चुके हैं। लेकिन साझेदारी संलेख का महत्व हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। तो महत्व में सबसे पहले है रेगुलेट्स वेरियस एस्पेक्ट। पहला है रेगुलेट्स वेरियस एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड द राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी रेगुलेट्स ऑफ द पार्टनर। देखिए, किसी भी साझेदारी फर्म को चलाने के लिए लिखित रूप में सभी साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य का वर्णन होता है। तो साझेदारी संलेख में ये सब बातें शामिल होती है। इसी के कारण साझेदारी व्यापार बहुत अच्छा से, आसानी से, बढ़िया से चल पाता है। तो साझेदारी संलेख को अच्छा से चलाने के लिए सभी साझेदारों को साझेदारी संलेख में दी गई बातों को भी मानना पड़ेगा। दूसरा है कि साझेदारी, ये जो रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट में क्या है कि साझेदारी संलेख में वो सारी बातें लिखी होती है जिसके आधार पर सभी साझेदार उस बात को मानते हैं। अरे भाई, हद है। चलिए, रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट। उसके बाद डिफिनिट रिलेशनशिप, डिफाइंस रिलेशनशिप, डिफाइंस रिलेशनशिप, डिफाइन रिलेशनशिप। इट डिफाइंस रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर। देखिए, सभी साझेदारों में आपसी क्या संबंध है, किसके काम क्या है, ये सारी बातें साझेदारी संलेख में लिखी हुई होती है, ये डिफाइन करता है। एवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन, हम इसको कह सकते हैं एवॉइड कंफ्यूजन। जो भी फर्म साझेदारों में कंफ्यूजन होता है जिसके वजह से डिस्प्यूट पैदा होता है, तो ये डिस्प्यूट पैदा नहीं होने देता। कंफ्यूजन को पहले ही हम लोग रख के डिस्कस करके एग्रीड हो जाते हैं, तो इससे बच जाते हैं। बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। किसी भी डिस्प्यूट को समाधान करने का यह एक आधार होता है। कौन सा आधार? साझेदारी संलेख किसी भी विवाद को समाप्त करने के लिए बहुत जरूरी होता है। आपसी विवाद होंगे, जरूर होंगे, लेकिन साझेदारी संलेख में सब बातें पहले से लिखी हुई होगी, तो उसी के आधार पर समाधान कर लिया जाएगा। 5वां पॉइंट है
facilitate a smooth functioning, facilitates a smooth functioning। साझेदारी संलेख यदि है तो आसानी से किसी भी फौजदारी के क्रियाओं को किया जा सकता है। साझेदारी के जो ऑपरेशन हैं, फर्म के जो क्रियाएं हैं, स्मूथली चलता रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। साझेदारी संलेख का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए, थ्योरी मैं आपको बता दिया, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके।